आज बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल दिखाई दी। पटना में 85 साल के बाद आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। महागठबंधन के नेताओं ने अति पिछड़ा सम्मेलन किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर अति पिछड़ों के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में आज 6 रैलियां की। प्रशांत किशोर ने सीमांचल में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया। बीजेपी ने बिहार के 26 जिलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। दिल्ली में एनडीए के नेताओं की सीट शेयरिंग पर बात हुई। सब काम पर लगे हैं, लेकिन आज असली लड़ाई दिखाई दी मुस्लिम वोटों को लेकर। ओवैसी ने साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी उनकी पार्टी को 6 सीटें भी देने को तैयार नहीं है, इसलिए अब एआईएमआईएम सीमांचल में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, आरजेडी को फिर हराएगी। नीतीश कुमार ने दावा किया कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी तो वो हैं। उनकी सरकार ने मदरसों की बेहतरी से लेकर कब्रिस्तानों की देखरेख तक मुसलमानों के लिए तमाम काम किए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, अकेले वो हैं जो मुसलमानों को उनका हक देना चाहते हैं, जबकि आरजेडी हो, कांग्रेस हो या ओवैसी, ये सब बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के मुसलमानों को न महागठबंधन के चक्कर में फंसना चाहिए, न ओवैसी की बात सुननी चाहिए। अब सवाल यह कि बिहार में इस बार सारे नेता सीमांचल के इतने चक्कर क्यों लगा रहे हैं? सीमांचल में सीटें तो सिर्फ 24 हैं, लेकिन आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, प्रशांत किशोर या फिर ओवैसी, सबका फोकस सीमांचल पर क्यों है? क्या सीमांचल से बिहार की राजनीति की दिशा तय होगी? क्या मुस्लिम वोट की राजनीति बिहार में जाति की राजनीति पर भारी पड़ेगी? अगर बिहार में मुस्लिम वोट एकजुट हो गया तो इसका फायदा किसको मिलेगा? क्या इसके जवाब में बीजेपी हिंदुओं के वोटों को एकजुट करने की कोशिश करेगी? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से। ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ओवैसी अगले 3 दिन तक सीमांचल में अपनी पार्टी के लिए घूम घूम कर कैंपेन करेंगे। पिछली बार सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन अब उनकी पार्टी का सिर्फ 1 विधायक है। 4 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी के साथ जा चुके हैं। इसलिए ओवैसी अपनी हर रैली में चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि बीजेपी तो ऑपरेशन लोटस करती है, लेकिन बिहार में आरजेडी ने ऑपरेशन लालटेन कर दिया। उनकी पार्टी के 4 गद्दारों को खरीद लिया, लेकिन उनकी पार्टी इस बार फिर आरजेडी को हराएगी। ओवैसी की यात्रा किशनगंज की कोचाधामत असेंबली सीट से शुरू हुई। इस सीट पर पिछले इलेक्शन में एआईएमआईएम के मोहम्मद इजार आसफी जीते थे, लेकिन अब वो आरजेडी में है। ओवैसी ने कहा कि आरजेडी उन्हें वोट कटवा बताती है, उनके विधायकों तोड़ती है, उन्हें बीजेपी का एजेंट बताती है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सिर्फ 6 सीटों की मांग की, लेकिन आरजेडी 6 सीटें भी नहीं देना चाहती। ओवैसी ने कहा, अगर आरजेडी चाहती है कि मुसलमानों के वोट न बटें, तो उनकी पार्टी को महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं करते? ओवैसी ने कहा, हकीकत यह है कि आरजेडी हो या कांग्रेस, ये पार्टियां मुसलमानों से वोट तो चाहती हैं, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। और जब ये पार्टियां चुनाव हार जाती हैं, तो हार के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराती हैं। कौन बीजेपी को रोक नहीं पा रहा? पार्लियामेंट के चुनाव हुए, मजलिस ने कितने पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्शन लड़ा? आखिर कैसे तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए? जब मैं इस सवाल पूछता हूं, तो इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। चलिए, अब हमने अख्तरुल ईमान साहब ने राजद के जिम्मेदारों को, जनाब लालू प्रसाद यादव को 2 खत लिखकर कहा कि आइए, हम आपसे अलायंस करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना सख्त और तकलीफदेह बात और फैसला हमने लिया था कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों उन बेईमानों को खरीद लिया,
उसके बावजूद भी हमने कहा कि आइए भाजपा को रोकते हैं। एक नहीं दो खत अख्तरुल ईमान साहब ने लिखे, फिर एक यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव को भी लेटर लिखा और अख्तरुल ईमान ने लिखकर कहा कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए, अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्री का पोस्ट मत दीजिए। और ये टीवी के चैनल में बैठकर ये बड़े बड़े अक्लमंद लोग जो बात करते एमआईएम खड़ी हो गई तो वोट कटता है, हमारी वजह से वोट नहीं कटता है। तुम्हारा वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ चुका है, इसलिए मोदी कामयाब हो रहा है। इसके बाद ओवैसी ने आरजेडी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा जो पार्टियां खुद को सेक्युलर बताती हैं, असल में वही पार्टियां मुसलमानों की लीडरशिप डेवलप नहीं होने देती, क्योंकि अगर मुस्लिम नेता बनेंगे तो दरी कौन बिछाएगा। ओवैसी ने लालू और तेजस्वी का नाम लिए बगैर कहा कुछ परिवारवादी लोग मुसलमानों का वोट लेकर अपने पूरे खानदान को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को विधायक या सांसद भी नहीं बनने देना चाहते। मुसलमानों को अब ऐसी पार्टियों का साथ छोड़ना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि जो लोग उन्हें हैदराबाद का नेता कहते हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि हरियाणा के नेता को बिहार से राज्यसभा सदस्य क्यों बनाया। ओवैसी के टारगेट पर तेजस्वी के सियासी सलाहकार संजय यादव से, जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और आजकल आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। जब कभी भी ओवैसी सीमांचल को आता है तो एक हमारे जो मुखालिफ हैं, जो नहीं चाहते कि सीमांचल से इंसाफ हो, जो नहीं चाहते कि सीमांचल का नौजवान नेता बनकर उनकी आंख में आंख डालकर इंसाफ का मुतालबा कर सके। अवामी मसलों पर बात नहीं होगी, इंसाफ की बात नहीं होगी, ये सिर्फ यही आकर कहेंगे इंसाफ बाद में होगा। तुम जुल्म को सहते रहो, पहले हमको नेता बना दो, पहले हमको मुख्यमंत्री बना दो, ताकि हमारी खानदान में जितने लोग हैं, जितनी नस्लें हैं, वो कोई ना कोई मिनिस्टर बन जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये इलेक्शन आपका है, ये इलेक्शन ओवैसी का नहीं है। ये आपको इंसाफ की लड़ाई लड़ना है। हम आपके दरमियान में थे और रहेंगे। दूसरी बात वो कहेंगे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उस पर तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में एक बेदारी पैदा हो गई। तो इनको दुश्मनी सिर्फ इस बात से है कि कौन है यह शख्स जो इनको बेदार कर रहा है और इनके हक को मनवाने के लिए इनको नेता बनाने की बात कर रहा है। इनको हमसे दुश्मनी सिर्फ इसीलिए है कि इनकी जबान से लफ्ज सीमांचल नहीं निकलता था। मजलिस ने जब सीमांचल बोलना शुरू किया तो ये सब तोते की तरह सीमांचल सीमांचल बोलना शुरू कर दिए। आज प्रशांत किशोर भी सीमांचल में ही थे। उन्होंने गया में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया। प्रशांत किशोर ने भी मुसलमानों को समझाया उन्हें अपनी लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए। ऐसे मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो विधानसभा में, संसद में मुसलमानों के मुद्दे उठा सकें। यही बात ओवैसी भी समझा रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर का तरीका कुछ अलग है। उन्होंने बिहार में मुसलमानों को कम से कम 40 टिकट देने का वादा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि बिहार में दलितों के बाद सबसे बुरी हालत मुसलमानों की है और इसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो पार्टी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती हैं, मुसलमान उसी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। यह गलत है, इस सोच को बदलना होगा। पूरे बिहार में
दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली कहीं दिखी तो वो मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। आपके पास उपाय क्या है ये जानने का, कौन सही कौन गलत? मेरे भाई, आपके पास जो उपाय है वो आपके पैगंबर साहब ने दिया है। पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। बात लालू और प्रशांत किशोर की नहीं है, बात कांग्रेस और जनसुराज की नहीं है। अगर मुसलमानों की ये दुर्दशा हुई है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, तो निश्चित तौर पर आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। तभी तो ये दुर्दशा हुआ है कि जब तक आप अपने बीच से, अपने लोगों के बीच से अपना लीडर नहीं तय करोगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। जनसुराज मुसलमानों को ये कह रहा है कि आप अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़ा होइए। दूसरे दल ये कह रहे हैं कि आप भाजपा से डरिए और तादाद का हिस्सा बन जाइए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम वोटों की उम्मीद नीतीश कुमार को भी है। नीतीश कुमार भी आजकल मुस्लिम इलाकों में घूम रहे हैं, मुसलमानों को बता रहे हैं कि पिछले 20 साल में उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किए। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार बनने से पहले बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, छोटी छोटी बातों पर संघर्ष होता था, लेकिन उन्होंने मस्जिद और कब्रिस्तानों के विवाद सुलझाए, मदरसों के आलिमों को सरकारी टीचर्स के बराबर सैलरी दिलवाई, कब्रिस्तान के जमीनों पर कब्जे खत्म करवाए। पहले इतना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था जी, तो कोई कुछ किया था उसका बराबर बोलता था। हम लोगों की सरकार आई तो 2006 में ही हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। पहले ही सबको कोई जो थे, आप वोटवे लेते थे ही लोग पहले वाले, तो दिए थे, सब जगह आंदोलन करता था। तो हम तो जब लोग के नहीं थे तो हम देखते थे कि बराबर बोल रही है, कह रही है कि महिलाओं को करिए, लेकिन ये कभी नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने तत्काल इसका काम हम लोगों ने तुरंत कर दिया। बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तो ये मान लिया जाता है कि मुसलमानों के वोट बीजेपी को तो नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात ये मानी जाती है कि इसका ज्यादातर हिस्सा वहां जाएगा जहां लालू यादव होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल में ओवैसी ने 5 सीटें जीतकर इस धारणा को गलत साबित कर दिया था। यह अलग बात है कि आरजेडी ने ओवैसी में के 5 में से 4 एमएलए तोड़ लिए। इसके बावजूद इस बार ओवैसी आरजेडी के दरवाजे पर खड़े हैं, 6 सीटें मांग रहे हैं। उसकी वजह है कि वो नहीं चाहते उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाए। आरजेडी के लोग ओवैसी की पार्टी को वोट काटकर बीजेपी की हेल्प करने वाली पार्टी बताते हैं। ओवैसी अपने ऊपर लगे इस टैग को हटाना चाहते हैं। इस बार प्रशांत किशोर के रूप में एक नया फैक्टर भी है। प्रशांत किशोर मुसलमानों को 40 टिकट देने का ऐलान कर चुके हैं। अगर थोड़े बहुत वोट भी प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो अब तक के स्थापित समीकरण बदल जाएंगे।